चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो का सेशन। ठीक है, तो जो आज हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक में ये मतलब जो हम आपको प्रीवीटी में जो एसटी सेकंड में हम आपको पेपर दिए थे उसी पे ये वीडियो है। ये जो उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था पेपर में उसी को आज हम मैं सॉल्व करूंगा। तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इसमें नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, ब्रांच, सेक्शन लिखते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक, तो जो प्रीपीटी का आपका पेपर था जो 30 नंबर का, तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आपको जो दिए गए थे इसी को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक, कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा का सही आंसर क्या होगा हमारा, ये पहला ऑप्शन जो मेरा बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कि इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पर्यावरण के अंदर दो चीज आते हैं, एक हमारा बायोटिक आता है, एक एबायोटिक आता है। बायोटिक हम किसको कहते हैं कि वह प्राणी जो सांस ले सके, जिसमें जीवन हो, वो हमारे किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं। और दूसरे हमारे क्या होंगे, एबायोटिक होंगे। एबायोटिक किसको कहेंगे कि जिसके अंदर प्राण नहीं होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा कि बायोटिक कब कहेंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स कब कहेंगे, किस हिसाब से हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक, बायोटिक का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, पेड़ हो गया, ये सब किसमें आते हैं, बायोटिक में। एबायोटिक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब हमारे क्या आते हैं, एबायोटिक होते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर है लेकिन उनके अंदर प्राण नहीं है। ठीक, तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, अजैवीय और जैव घटक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर कॉल्ड। स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। तो स्थल मंडल की सबसे निचली परत को हम लोग नीफे कहते हैं, नीफ। ठीक, स्थल मंडल जो हमारा होता है, लिथोस्फीयर जो सबसे नीचे वाला मंडल होता है, जिसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर और अदर हमारे स्फीयर आते हैं, तो लिथोस्फीयर का जो सबसे नीचे वाला परत होता है, लोएस्ट लोअर जो लेयर होता है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, नीफ कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोग कई बार सॉल्व कराया है कि विच गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन। कौन सी गैस है जो वायुमंडल की पैराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो वो हमारा क्या है, ओजोन लेयर है। ये चीज तो मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन कराया है, देख भी लीजिए इस तरीके से। ये हमारा क्या है, ओजोन लेयर है। ठीक, और ये हमारा क्या है, सन है। होता क्या है, ये धूप से हमारी कुछ हार्मफुल गैसेस आती है जिसको हम कहते हैं गैसेस, सॉरी रे आती है, जिसको हम कहते हैं यूवी रे। ठीक, अब ये यूवी रे जब हमारे ओजोन आती है तो ओजोन परत से टकराती है, और ये ओजोन परत क्या करता है, इस यूवी रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे पृथ्वी पे जाने से रोकता है। ठीक, अगर ये हमारी रे सूरज की किरणें पृथ्वी पे जाने लगेंगी तो मनुष्यों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे आम बीमारी है इस समय स्किन कैंसर। ठीक, क्लियर होगा, ये हो गया होगा आपको को ये क्वेश्चन कि कौन सा लेयर, कौन सा गैस हमारा अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओजोन। ठीक,
अगला क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द नेचर इज, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, विंड है, सन है, ट्री है, एनिमल। बट द करेक्ट आंसर इज सन। जो करेक्ट आंसर है उसका क्या है, सन। पृथ्वी पर जो सूरज सॉरी एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है वो हमारा क्या है, सन। क्योंकि आजकल सन का उपयोग करके हम लोग बिजली का निर्माण कर रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर प्लांट से। सोलर प्लांट के लिए क्या कहते हैं, बैटरी लगा के इलेक्ट्रिसिटी उससे, सोलर प्लांट से चार्ज होकर बैटरी को एज इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और भी कई तरीके के सोर्सेस के रूप में क्या करते हैं, एनर्जी के सोर्सेस के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर इज सन। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगला है वेयर इज द वाटर मोर पोल्यूटेड बाय आर्सेनिक। ठीक, कहाँ पे आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा, लेकिन नॉन ऑफ दीज की जगह पे यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है, तो सकता है नॉन ऑफ दीज की जगह पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल होता। तो जो हमारा ये वाला ऑप्शन तब होता, ये हमारा क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन था। ठीक, कि जो वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल ही हमारा सबसे ज्यादा आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है। जहाँ का पानी हमारा क्या सबसे ज्यादा आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, देन हमारा बिहार आता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा पॉल्यूटेड है, तो वो हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल है। ठीक, अगला क्या है, एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किस तरीके से, किस जरिए से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, बाय ट्री, बाय फिश, बाय एनिमल और बाय सनलाइट। ठीक है, पेड़ों को लगा के, मछलियों के द्वारा, जानवरों के द्वारा और सूरज की किरणों के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ट्री, पेड़ द्वारा। ठीक, कि पेड़ लगा के हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आप लोग को कई बार बता चुका मैं, ये चीज आप लोग को, कि जब हम पेड़ लगाएंगे तो पेड़ हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको वो क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। ठीक, तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये पेड़ क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो साइकिल है, उस साइकिल को मेंटेन किया रहेगा, बनाया रखेगा। क्लियर है बात, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करता है हमारा पेड़। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा किल्लत इस समय ऑक्सीजन की है, और ये पेड़ हमको क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनाए रखता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फिल्टर भी कहते हैं एयर पॉल्यूशन का, पेड़। ये क्या करता है, एयर पॉल्यूशन को फिल्टर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इन द वर्ल्ड। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, बताइए। अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज इन वर्ल्ड होगा, कि एसिड रेन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। और अर्बनाइजेशन का कारण क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे लोग क्या होंगे, शहरों की तरफ बढ़ेंगे। शहर की क्या होगा, विकास होगा। जब शहर का विकास होगा तो उस हिसाब से वहाँ के लोगों की स्टैंडर्डता में परिवर्तन आएगा, रहन सहन में परिवर्तन आएगा। जितना रहन सहन में परिवर्तन आएगा उतना ही पानी की खपत बढ़ेगी। देख, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है,
इंडियन स्टैंडर्ड ये मानता है कि गांव की तुलना में शहर में पानी का ज्यादा खर्च है। ठीक, अगर एक गांव में अगर 135 लीटर प्रति व्यक्ति है, तो शहर में वो बढ़ के 225 लीटर वाटर का डिमांड हो जाता है। ठीक, तो जैसे जैसे शहरीकरण होगा वैसे वैसे लोगों की प्रवृत्ति बदलेगी। लोग घर को उतना ही साफ रखेंगे, उतना ही पानी का व्यय करेंगे उसमें। ठीक, तो जिसके वजह से विश्व में क्या होगी, पानी की कमी होगी। ठीक, क्योंकि वाटर का यूज जो होगा बढ़ जाएगा, लेकिन वाटर का हमारा सोर्स तो लिमिटेड है। जो सोर्स है वो हमारा लिमिटेड है, उतना ही पानी हमको मिलेगा। लेकिन खर्च क्या होगा, तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हो रही है और लोग गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और जिसके वजह से शहर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। शहर की बाउंड्री लेयर इंक्रीज करती जा रही है और वहां पर रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति भी बदल रही है, जिसके वजह से पानी का व्यय या खर्च कहिए तो तेजी से बढ़ रहा है। तो द मेन कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इन द वर्ल्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। एक ये क्वेश्चन है, द मोस्ट हार्मफुल सल्फर मिक्स गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। वायुमंडल में सबसे हानिकारक सल्फर मिश्रण गैस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? H2S। ठीक, जो H2S गैस है वो H2S गैस हमारे सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे हार्मफुल कंपोजिशन कह सकते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। और ये एक मेन कॉज है एसिड रेन का। ठीक, H2S। ठीक, ये वन ऑफ द मेन कॉज है एसिड रेन का। यही सल्फर का वो कंपोजिशन है जो एटमॉस्फेयर में जाके एसिड रेन को तेजी से क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे पानी है उसमें क्या कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज टू मेजर द पॉपुलेशन लेवल ऑफ रिवर। ठीक, कि नदी के प्रदूषण स्तर को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब क्या हुआ कि हमारे देखिए जल में दो तरीके के पॉल्यूशन होंगे, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक, अब जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं, वो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं, विघटन किए जाते हैं। अब जब बैक्टीरिया आएंगे उस पानी में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तो उन बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जल में ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। वही डिमांड हमारा कहलाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जितना ज्यादा हमारा पानी में ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ही ज्यादा उनके द्वारा क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड की जाएगी। अगर पानी में हमारे ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं तो बैक्टीरिया रहेंगे नहीं। बैक्टीरिया रहेंगे नहीं तो ऑर्गेनिक मैटर उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड करेगी नहीं। तो फ्रेश वाटर के लिए बीओडी की मात्रा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अगर पानी हमारा साफ है तो बैक्टीरिया उसमें रहेंगे नहीं तो ऑक्सीजन डिमांड करेंगे नहीं। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, और वैसे वैसे बैक्टीरिया द्वारा उन कंपोनेंट को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी तेजी से इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए बीओडी हमारा क्या कर रहा है, नदी के प्रदूषण स्तर का मापन के लिए इसका हम लोग उपयोग किया जाता है। एज ए यूनिट हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज कॉल्ड द सफोकेटिंग गैस।
दम घोटू गैस किस गैस को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन है CO। CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इस चीज को भी मैंने आप लोग कई बार बताया है कि हमारे रक्त में घुलित ऑक्सीजन होते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में गया, तो जब ये शरीर में जाएगा तो ये हमारा क्या होता है, अनडिस्टर्ब रहता है, मतलब इसकी रिएक्शन पूर्ण नहीं हुआ रहता है। तो जब ये हमारे शरीर में जाएगा और ये ऑक्सीजन से मिलेगा, ये ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो इसके वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या होगी, तेजी से कमी होगी। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की तेजी से कमी होगी तब हमारा दम क्या होगा, घुटने लगेगा, हमको सांस लेने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाके हमारे खून में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा, और हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। EIA established in, ठीक, जो अमेरिका में स्थापित EIA कब हुआ? तो ये हमारा हुआ इन 1969। 1969 में EIA की क्या हुई, स्थापना हुई अमेरिका में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1969। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि EIA established in अमेरिका कब, इन 1969। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फॉरेस्ट एक्ट पास? फॉरेस्ट एक्ट हमारा कहाँ पे पारित हुआ? व्हेन वाज द फॉरेस्ट एक्ट पास? वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1980 में जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक, इंडियन बॉडी गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए, और उस नियम कानून 1980 में क्या किया गया, पारित किया गया, जिसके द्वारा पेड़ की कटौती पे कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारे फॉरेस्ट की जो तेजी से क्या हो रहा था, कटौती हो रही थी पेड़ों की, उसको क्या किया जाए, रोकथाम लगाया जाए। अगला था, व्हेन वाज द वाटर एक्ट पास? जल अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक, तो जल अधिनियम हमारा 1974 में पारित किया गया। इसको भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट बॉडी ने पारित किया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और औद्योगिकरण, दो चीजें थी। इन दो चीजों की वजह से हमारे नदी या फ्रेश वाटर का सोर्स कहा जाए, फ्रेश वाटर का सोर्स हमारा क्या हो गया, रिवर हो गया, ठीक, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, ये फ्रेश वाटर के जो सोर्स थे, ये सोर्स हमारे तेजी से क्या हो रहे थे, पॉल्यूट हो रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमको ये अंदाजा लगा कि आने वाले सालों में हमको पानी के क्राइसिस से झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट बॉडी ने इन 1974 वाटर एक्ट को क्या किया, पास किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? इस चीज को मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद दूसरा ही क्वेश्चन था, उस दूसरे क्वेश्चन में मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि होता क्या है कि जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जाके हमारे ओजोन से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके ओजोन में क्या कर देते हैं, डिप्लीशन, क्षरण कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन की परत क्या होती जा रही है, दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, और कई जगह ओजोन में होल बन गए, छेद बन गए, उनको लोग ब्लैक होल कहते हैं। ठीक, इन होल के जरिए, छेद के जरिए जो हमारे सूरज की पैराबैग्निक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, ये अल्ट्रावायलेट रे क्या हो रही है, डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जा रही है, नहीं तो
ओजोन लेयर क्या करता है, इन हानिकारक किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये पैराबैग्निक किरणें पृथ्वी पे आएंगी और हमारे शरीर पे पड़ेंगी, तो जिसकी वजह से हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे बड़ा कॉज है इस टाइम पे स्किन कैंसर। ठीक, तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हमारा होगा स्किन कैंसर। ठीक, ये आएगा मनुष्य के शरीर में पड़ेगा, मनुष्य के शरीर में पड़ेगा तो हमको स्किन कैंसर जैसी हार्मफुल बीमारी का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, और हमें स्किन कैंसर जैसी हार्मफुल बीमारी को फेस करना पड़ेगा। अगला है स्मॉग इज फॉर्म, स्मॉग बनता है। ये भी आपको क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है कि स्मॉग हमारा बनता है धुएं से और कोहरे से। जब धुआं और कोहरा मिलता है तो ये क्या करता है, स्मॉग का निर्माण करता है। ठीक, जो बहुत ही एक तरह कहिए तो हार्मफुल होता है। ठीक, क्योंकि जो हमारे पानी के तत्व हैं, जो फॉग है हमारा कोहरा, उस कोहरे में क्या होता है, धुआं मिक्स होता है। ठीक, अब ये फॉग हमारा क्या होगा, जब हम कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में पड़ रहा है, सांस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और उससे ये क्या होंगे, हार्मफुल गैसेस हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, हमारे शरीर में भी ये क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। हमारे चेहरे पे, हाथों पे पड़ेगा तो ये हमारे चेहरे और हाथों को भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से हमको स्किन प्रॉब्लम होगा। शरीर के अंदर जाएगा तो हमको और कई तरीके की बीमारियों का हमको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड 5 day BOD at 20 degree Celsius when compared to the ultimate BOD is about। ठीक, एक चीज आप लोग को मैंने बताई थी, चीज ये बताई थी कि 5 day BOD जो होगा 68%, कहीं कहीं 68% लेते हैं, कहीं कहीं 70% लेते हैं। ठीक, दोनों में से आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। 68% ऑफ टोटल BO सॉरी डी। ठीक, जो 5 दिन का हमारा BOD होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो टोटल BOD का ही है या अल्टीमेट BOD का 68% होता है। कुछ किताबों में 68 है, कुछ किताबों में 70 है। ठीक, 68 रहा तो 68 लगाइए, अगर 70 है तो 70 लगाइए। ठीक, वो ऑप्शन पे डिपेंड आपके करेगा। तो 5 दिन का जो BOD होता है वो कितना होता है हमारा, 68% का अल्टीमेट BOD या टोटल BOD का 68% हमारा ये होता है। अगला क्या है, द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू द सॉल्ट लाइक। ठीक, जल में अस्थाई कठोरता लवण के कारण होता है, जैसे क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। जो हमारे परमानेंट हार्डनेस होता है, दो क्लोराइड की वजह से भी होता है, नाइट्रेट की वजह से भी होता है, सल्फेट की वजह से भी होता है। परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये परमानेंटली उसमें बना रहता है, जबकि टेम्पोररी हार्डनेस को हम कई प्रोसेस होते हैं जैसे बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं, या अदर चीजें होती हैं उसके द्वारा आप क्या करते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। बट द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर इज नॉट रिमूव्ड बाय एनी मेथड और बाय एनी कॉज। ठीक, तो परमानेंट हार्डनेस किसके वजह से होता है, क्लोराइड की वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से भी होता है, सल्फेट की वजह से भी होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, क्लियर।
चलिए अगले अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What of the following waste is called the MSW? निम्न में से कौन सा अवशिष्ट MSW कहलाता है? बताइए क्या हो सकता है? तो इसमें फूड वेस्ट है, वुड पीस है, प्लास्टिक कैंस है। MSW का मतलब हो गया म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा वो सॉलिड वेस्ट है जो म्यूनिसिपल में आता है? ठीक, तो कौन कौन सा वेस्ट हमारे ऑप्शन में? फूड वेस्ट है, ये भी हमारा आएगा, वुड पीस है, ये भी आएगा, प्लास्टिक कैन है, ये भी आएगा। तो इसीलिए जो ऑल ऑफ द अबव आंसर है हमारा करेक्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे वेस्टेज हैं दिए हुए ऑप्शन, ये सब हमारे किस में आते हैं? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमारा सॉलिड वेस्ट का वो पार्ट होता है जो हमारे घर से निकला रहता है, जो हम कूड़ेदान में फेंकते हैं। और म्यूनिसिपल जो हमारे म्यूनिसिपल जो होता है, ठीक, वो हमारा क्या है? नगर निगम। नगर निगम उसको क्या करते, ले जाके अपने हिसाब से उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन करता है। ठीक, तो उसके अंतर्गत हमारे फूड वेस्ट भी आते हैं, जो हमारे घर से सब्जी का टुकड़ा हो गया, ये सब हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, या प्लास्टिक का हो गया, ये सब हमारे ठीक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड फॉर लैंड फिलिंग वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंड फिलिंग प्रोसेस से उत्पन्न होती है? ठीक, तो कौन सा गैस है जो हमारे लैंड फिलिंग मतलब आप लोग समझ रहे हो ना? हमने क्या किया, कहीं एक ही गड्ढा था हमारा, ऐसे कोई एक गड्ढा था, अब हमारा क्या हुआ, कचरा आया। ठीक, उस कचरे को हमने लाया और एक लेयर में बिछा दिया इस तरीके से। ठीक, फिर और कचरा आया, हमने और बिछा दिया, फिर और कचरा आया और बिछा दिया, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे। तो जिसकी वजह से ये कचरा हमारा क्या हो जाएगा, जमीन के अंदर ढक जाएगा। ठीक, और ऊपर से मिट्टी डाल देने पे ये कचरा हमारा दिखेगा नहीं, और साथ ही साथ हमारी जमीन की भी क्या हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी। जमीन की भी हमारी क्या हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी। तो इस जरिए आप इतनी जानते होंगे कि गांव में जो गैस हमारा या गाय गोबर देती है या जो भी है काउ डंक होता है, उस काउ डंक को क्या करते हैं, जमीन में फिल करते जाते हैं, और उसका उपयोग करके हम बायोगैस का निर्माण करते हैं, और बायोगैस से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो लैंड फिलिंग के जरिए कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो हमारा क्या होता है, बायोगैस हमारा प्रोड्यूस होता है। नेचुरल गैस, एलपीजी गैस तो अलग ही चीज हो गई। ठीक, तो हमारा कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है लैंड फिलिंग से, तो वो हमारा गैस कौन सा है, बायोगैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि if the total BOD is 120 mg per liter, then what is the value of BOD 5? ठीक, अगर हमारा टोटल बीओडी या अल्टीमेट बीओडी अगर 120 mg पर लीटर दिया हुआ है, तो 5 दिन का बीओडी हमारा कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को एक चीज बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 5 डे बीओडी इक्वल टू 60 और 70%, तो 70% ले लेते हैं, राउंड फिगर रहेगा
सॉल्व करने में आसानी रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 70% ऑफ अल्टीमेट और टोटल बीओडी। टोटल बीओडी, तो 70% ऑफ 120। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा 84 mg पर लीटर। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया 70/100 इंटू 120, 0 से 0 आपका कट जाएगा दोनों, तो 120 12 इंटू 7 कितना होता है 84 होता है, तो आ जाएगा हमारा 84 mg पर लीटर। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर इसलिए है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी हमारा है, वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 84 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग इस चीज को। चलिए हमने आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द टोटल बीओडी इज if the total BOD is 120 mg liter, then the what is the BOD of 10 days? इसको भी देखते हैं। 10 day BOD, 10 BOD हमारा होता है 90% ऑफ टोटल BOD। ये हमारा कितना होता है 90% होता है टोटल बीओडी का। जो हमारा 10 डे पे जो बीओडी होता है वो हमारा टोटल बीओडी का कितना होता है 90% होता है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या सिंपल सा है, 90% ऑफ 120। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 90/100 इंटू 120 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 12 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा 108 mg पर लीटर। ठीक, बस ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर 5 दिन का बीओडी पूछेगा तो आपका 70% होगा टोटल बीओडी का, 10 दिन का पूछेगा तो 90% होगा टोटल बीओडी का। जितना टोटल बीओडी उसका 90% निकाल दिए, तुरंत आपका वैल्यू हो जाएगा 108 mg पर लीटर। ठीक, और इस तरीके से इसको आप तुरंत क्या करके सॉल्व करके आप अपना आंसर देख लीजिए। तो 108 है वो हमारा ऑप्शन सी वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द केमिकल गैस लीक फॉर द यूनियन कार्बाइड प्लांट। यूनियन कार्बाइड प्लांट से कौन सी रासायनिक गैस का क्या हुआ था रिसाव हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है MIC। MIC गैस जो है उस MIC गैस का क्या हो गया था यूनियन कार्बन प्लांट ठीक में हमारा क्या हो गया था रिसाव हो गया था कार्बाइड प्लांट से, जिसके वजह से वहां पे बहुत सारे त्राहिमामी का जो मचा था, त्रासदी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी ठीक, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्टेड हुए उससे। ठीक है, बहुत सारे लोग उसके वजह से अफेक्ट हुए, उससे बहुत लोगों को बीमारियां हुई, बहुत लोगों की जान भी गया, डेथ भी हुई। किस गैस की वजह से MIC गैस की वजह से ये आपको चीज देखना पड़ा। Which among the following is the primary cause of death due to gas leakage? गैस लीकेज की वजह से जो प्राइमरी कॉज था डेथ का वो क्या हमारा था चोकिंग था। ठीक, चोकिंग हो गया था, लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी थी। ठीक, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो गया था प्राइमरी कॉज हो गया था
गैस लीकेज के द्वारा। जब भोपाल में गैस लीक हुआ था तो उस गैस लीक में क्या हुआ था, रात्रि के समय हुआ था, लोग सोए हुए थे और सोने ही में उन लोगों ने क्या किया, इस गैस का क्या किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा क्या किया, शरीर के अंदर ग्रहण किया। जब उन लोगों ने इसका ग्रहण किया तो जिसके वजह से क्या हुआ, वहां पे सांस लेने में बहुत सारी समस्या आई, वहां पे चोकिंग जैसी प्रॉब्लम की क्या होगी, सबसे बड़ी हमारा कारण बना लोगों के मरने का। इसलिए जो प्राइमरी कॉज है डेथ का, गैस लीकेज की वजह से, वो हमारा क्या था, चोकिंग है। ठीक, उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब्ड। नदी की धाराओं में मछलियों के जीवित रहने के लिए न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन कितना होना चाहिए हमारा, 4 ppm, 4 पार्ट पर मिलियन। जो जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए मछलियों के लिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 4 ppm होना चाहिए। अगर 4 ppm से पानी में क्या होगा, जल की मात्रा की कमी होगी, तो जल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु में सबसे बड़ा क्या, मछली इसमें क्या होगी, प्रभावित होगी, उसको भी सांस लेने में तकलीफ आएगी, और जिसकी वजह से जल में रहने वाले मछलियों क्या होगा, डेथ होने लगेगा, वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो कितना होना चाहिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन रिवर स्ट्रीम द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन इज 4 ppm, 4 पार्ट पर मिलियन। ठीक, ये हमारा क्या था, क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से प्री बीटी का ये एसटी सेकंड में आपसे पूछे गए थे, जिसका आप लोगों ने पेपर दे चुका है, देख भी सकते हैं। 113 लोगों का इसमें क्या था, रिस्पॉन्स आया था, 113 लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया था। ये कितने नंबर का था, 30 नंबर का था। इसमें क्वेश्चन कितने थे, 25 थे, कुछ क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के थे। तो इस मैंने सोचा कि इसको भी आप लोग को दिखा दूं, वीडियो बना के समझा दूं, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन गलत किए हैं वो क्वेश्चन को पेपर में गलत ना करें। ठीक है, उस क्वेश्चन को पेपर में कम से कम उस सारी चीजों को सही तरीके से करें। जो क्वेश्चन गलत किए हों उसको इससे मैच कर लीजिए, क्या आपने गलती की वो चीज देख लीजिए। जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोग को समझाया, उस चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, और बीओडी का न्यूमेरिकल जरूर लगा के जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये न्यूमेरिकल बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपको टोटल बीओडी दे देगा, 5 दिन की बीओडी पूछ देता है, 10 दिन की बीओडी पूछ देता है। तो ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जो हर तरीके के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कंपटीशन का हो या जो भी हो, वहाँ पे पूछा जाता है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। तो चलिए, थैंक यू।